Chakra the Circle. 27 दिसंबर 1998। अमन और नीता कई संघर्षों के बाद आज अपने प्यार को शादी की मंजिल तक पहुंचा पाए थे। खुशी इतनी थी कि इस शादी में सब परियों की कहानी जैसा लग रहा था। फोटो परफेक्ट, इंस्टा पर हैप्पीली एवर आफ्टर के हैशटैग और रिश्तेदारों की मीठी जूठी मुस्कानें। मगर हैप्पीली एवर आफ्टर तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है और जिंदगी वह तो फिल्म नहीं होती। यहाँ तो हर हैप्पी एंडिंग के बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए चलते हैं नीता और अमन की इस नई कहानी की ओर। अमन नई जिम्मेदारियों के साथ एक नई जॉब भी शुरू करता है। चूंकि अमन एक रेडियो जॉकी था, उसे एक नया शो दिया गया जिसका टाइम रात 12 बजे से 1:30 बजे तक का था। अमन को इस शो के लिए अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी, इसीलिए नई नई शादी के बावजूद नीता के कहने पर वह इस टाइम स्लॉट के लिए राजी हो गया। अब क्योंकि ये जॉब शिमला में ऑफर हुई थी, उन्हें मुंबई से शिमला शिफ्ट होना पड़ा। शिमला खूबसूरत शहर मगर टूरिस्टों से भरा हुआ, इसीलिए उन्होंने करीब 29 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर शोघी में रहने का तय किया, जो शांत था और जहां से अमन भी आराम से ऑफिस आना जाना कर सकता था। छोटा सा मगर शहर बड़ा सुंदर। इसीलिए अमन इस शहर में एक घर भी खरीदना चाहता था, मगर नीता का कहना था पहले घर में रहकर देख ले हैं, मोहल्ला लोग, माहौल, अगर सब ठीक लगा तो देखेंगे खरीदना है या नहीं। नीता की बातों में लॉजिक था। महारानी का हुक्म सर आंखों पर, कहते हुए अमन नीता के सामने सर झुकाता है और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। घर सुंदर था, थोड़ा पुराना मगर अच्छे से मेंटेन किया हुआ। बड़ी बड़ी खिड़कियां, अंदर आते ही एक अलग सी ठंडी हवा का एहसास, और बोर्ड लगा था मकान नंबर 42। दोनों ने 28 जनवरी को ही पहले कुछ महीनों के लिए घर किराए पर ले लिया। शिफ्टिंग करने में पूरा दिन हो गया था। दोनों अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत से बेहद खुश लग रहे थे। यहां मैं आपको बता दूं, इस कहानी की शुरुआत बस अभी हुई ही है और इनकी तकदीर अब अपनी सबसे पेचीदा चाल चलने वाली है। तो दोनों थककर सो गए। रात ढल चुकी थी, नूरा सन्नाटा। करीब 3 बजे नीता पानी लेने उठी। नीता की नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। उसे लगा वहां कोई बैठा हुआ है। नीता ने हल्के से आवाज लगाई, अमन, और चेहरा धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे धुआं घुलता है। घबराहट, दिल की धड़कनें और नीता का गहरी सांस लेना, जैसे किसी भयंकर घटना के भंवर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया हो। नीता का हाथ उसके बगल में सो रहे अमन पर पड़ा। नीता ने राहत की सांस ली और सोचा कोई वहम होगा और सो गई। नए कपल की प्यार भरी मॉर्निंग के साथ दिन की शुरुआत हुई और घर का सामान जमाने में सारा दिन कब निकल गया दोनों को पता भी नहीं लगा। चूंकि अमन की शिफ्ट रात की थी, वह रात 11 बजे ऑफिस के लिए निकला और रात के करीब 3 बजे तक घर लौटने वाला था। अमन घर से ऑफिस के लिए निकल चुका था। अब नीता घर पर अकेली ही थी। वो किचन का काम समेट ही रही थी कि खिड़की पर उसे एक उल्लू दिखाई दिया। उसे लगा उल्लू उसे घूर रहा है, मगर उल्लू ही तो है। सोचकर उसने खिड़की बंद कर दी। मुंबई जैसे शहर में उसने कहाँ ही उल्लू देखे होंगे। किचन का काम निपटाकर वह अपने कमरे में चली गई। किताब पढ़ती नीता का ध्यान वॉशरूम से आ रही मिट्टी की सौंधी खुशबू पर गया। जैसे ही वह वॉशरूम में गई, उसने देखा वॉशरूम का शावर चालू था। मगर कैसे? उसने तो शावर चालू नहीं किया था। उसे कुछ ठीक नहीं लगा।
मगर इस बात को इग्नोर कर वो वापस अपने बेड पर आ गई। इधर रात गहरा रही थी और वो अमन का इंतजार कर रही थी। सो मोबाइल में गेम खेलने लगी। गेम खेलते समय उसे इत्र की खुशबू आई। इतनी स्ट्रांग स्मेल। इत्र की खुशबू बढ़ती जा रही थी। यार ये खिड़की अहम लगा ही देती हूँ। अब खुशबू चली जाएगी सोचकर उसने मोबाइल में गेम खेलना कंटिन्यू रखा। गेम खेलते हुए कब नीता की नींद लगी उसे पता ही नहीं लगा। रात करीब 12:37। कमरा अंधेरे में डूबा था। घड़ी की टिक टिक नीता की छाती से टकरा रही थी। वह नींद और चेतना के बीच झूल रही थी। उसकी आंखें बंद थी, मानो वह सपना देख रही हो। हवा एकदम ठहर गई, जैसे कोई सांस रोककर बहुत पास से उसे देख रहा हो। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी चादर किसी ने सरकाई है। उसने धीरे से पैर समेटने चाहे, मगर जैसे पैरों पर वजन रख दिया गया हो। उसे महसूस हुई गर्दन के पीछे ठंडी बारीक सांसें, जैसे किसी के होंठ उसके बालों को छूकर गुजर रहे हो। उसने पलटने की कोशिश की पर नहीं हो सका, जैसे शरीर ने जवाब देना ही बंद कर दिया हो। उसे वहीं इत्र की खुशबू आई। अमन। उसके जहन में एक नाम आया, मगर गले से कोई शब्द नहीं निकला, जैसे कंठ के स्वर सूख चुके हो और शरीर पिघल रहा हो। उसी पल उंगलियां धीरे धीरे उसकी जांघों की ओर सरकने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। कोई उसके बेहद करीब था, बहुत नजदीक, जैसे बदन में उतर जाने की जिद में हो, जिसे नीता अचेतन हालत में अमन समझ रही थी। रात करीब 3 बजे। क्योंकि अमन के पास घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी, वह दरवाजा खोलकर घर में आ गया। जब वह बेडरूम में आया तो नीता की हालत देखकर हैरान रह गया। उसकी शर्ट आधी उतरी हुई थी और जांघों पर नीले निशान थे। अमन नीता को देखकर चौंका, लेकिन बिना किसी प्रश्न के उसने नीता के कपड़े ठीक किए और वह भी सो गया। सुबह जब नीता उठी, अमन ने नीता से पिछली रात के बारे में ना कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। नीता जब नहाकर ब्रेकफास्ट के लिए आई तब उसी ने पूछा, और कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? कल कुछ बात ही नहीं हो पाई। तुम्हारा इंतजार करते हुए कब नींद लगी पता ही नहीं चला। और फिर जब तुम आए मुझे लग रहा था मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। वैसे ये इत्र का शौक कब से लग गया तुम्हें? इत्र वहीं जो कल रात को तुम लगा कर आए थे। आई मस्ट टेल यू इट स्मेल्स हेल। दोबारा कभी मत लगाना प्लीज। अरे पर मैंने तो कोई इत्र लगाया नहीं। इस बार नीता गंभीर थी। अमन मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम बस थक गई हो। नया माहौल, नई जगह, सब नॉर्मल है। नीता को भी लगा शायद अमन ठीक ही कह रहा है, मगर अगले 2 दिनों में यह सब बढ़ने लगा। नीता और अमन को अब दिन के उजाले में भी अजीब चीजें महसूस होती। जो उल्लू नीता को रात में दिखता, वही उल्लू अब उसे दिन में भी दिखाई दे रहा था। नीता को लगता उल्लू उसे घूर रहा है। कभी घर के शीशे पर किसी की परछाई। नीता को हरदम लगता कोई साया उसके आसपास ही है। और रात की एक्टिविटीज तो जैसी चल रही थी वैसी ही थी। रोज शावर चालू होता, मिट्टी की खुशबू, वही इत्र। और जब अमन घर आता, नीता बस बेरंगी हालत में सोई पड़ी होती। नीता और अमन दोनों को ही यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर एक दिन अमन पूछता है, नीता ये तुम रात को किस तरह सोती हो? किस तरह मतलब? और मैंने तुम्हें कहा था ना वो इत्र, इट स्मेल्स सो स्ट्रॉन्ग यार। पता नहीं कहाँ से वो इत्र लगा आते हो। कौन सा इत्र नीता? मैं तो कोई इत्र लगाता ही नहीं। उल्टा जब मैं ऑफिस से आता हूँ तुम आधे अधूरे कपड़ों में बिस्तर पर सोई हुई होती हो। क्या बात कर रहे हो अमन? वो तो जब तुम आते हो तब तुम ही। नहीं नीता, मैं तो आकर सो ही जाता हूँ। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था ये क्या ही कॉन्वर्सेशन चल रही है। दोनों को ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। नीता और अमन ने इस बार शांति से बैठकर बात की, जिसमें नीता ने अमन को बताया कि उसके जाने के बाद घर में क्या क्या होता है। उल्लू, शावर, मिट्टी की खुशबू, इत्र और शरीर में होता कंपन।
नीता की बात सुनकर अमन ने नीता को तो शांत कर दिया, मगर उसने इन सब के पीछे का रीजन जानने का मन बना लिया था। और इसीलिए आज अमन बिना नीता को बताएं ऑफिस से करीब 1 बजे ही घर लौट आता है। जैसे ही वह बेडरूम में जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नीता अचेतन्य हालत में तेज सांसें ले रही थी। उसके बदन पर आधे पूरे से कपड़े थे, कांपता बदन अलग सी बारिश में भीगा हो जैसे। वह चिल्लाया, नीता। नीता ने बिना आंखें खोले ही भारी सांसों के साथ कहा, अमन। नीता अभी भी अचेतना में ही थी। जैसे ही अमन ने नीता को हाथों से हिलाया, नीता एकदम उठकर बैठ गई। नीता जैसे सदमे में हो, ना आंखें झपका रही थी, ना ही कोई मूवमेंट, एकदम शिथिल चेहरा। एकाएक नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। नीता, तुम रो क्यों रही हो? और ये सब क्या था? नीता जोर से अमन के गले लगी। उसने इतनी जोर से अमन को पकड़ रखा था जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो और वह अमन को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। नीता ने बताया, जब अमन के आवाज लगाने पर उसने अमन कहा था, उसके कानों में एक आवाज आई, मैं अमन नहीं हूं। नीता ने बताया कि उसे उसके बाद सपने में एक चेहरा दिखाई दिया। आंखें सफेद, होंठ नीले, सर पर सींग और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान। वो शाक थी। तभी खून की एक बूंद उसकी भौहों के बीच गिरी और उसकी नींद टूट गई। यह सब ना अमन ने कभी सुना था, ना ही देखा था। उसने इसके बारे में उन दोनों ने इंटरनेट पर सर्च किया और एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट से बात करके उन्हें सारी बात बताई। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि यह स्लिप पैरालिसिस के लक्षण है। उसने बताया यह एक साइकोसिस्टेमेटिक इमेजिनेशन है। इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें जकड़ रहा है या उन पर बैठा है, और इस स्थिति में डर या घबराहट महसूस होना आम बात है। अमन और नीता दोनों ही पढ़े लिखे थे। साइकोलॉजिस्ट की बात पर उन्हें भरोसा भी था। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से नीता की थेरेपी शुरू कर दी। अब क्योंकि नीता का सिक्स सेंस कह रहा था कि बात कुछ और भी है, अमन ने नीता के कहने पर मकान नंबर 42 की छानबीन भी शुरू की। अमन ने घर के पुराने कागज और पुरानी खबरों को खंगालना शुरू किया। तब उसे पता लगा कि ठीक 1 साल पहले जनवरी 28 को ताहिर नाम के एक शख्स ने यह मकान रेंट पर लिया था, और अखबारों के जरिए यह भी पता लगा कि ताहिर 1 महीने में ही बिना किसी को बताए गायब हो गया था। पुलिस की छानबीन के बाद भी वह जगह नहीं मिला तो केस फाइल बंद कर दी गई। अमन को यहाँ कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि घर के डॉक्यूमेंट्स में उसकी पत्नी का नाम शालिनी था, मगर शालिनी का जिक्र केस फाइल्स में कहीं भी नहीं था। जब ताहिर गायब हुआ तब शालिनी को क्यों नहीं ढूंढा गया? ताहिर अब कहाँ है और शालिनी उसका क्या? जब अमन ने और भी पुरानी फाइल्स निकाली, उसे पता लगा कि यह घर हर साल 28 जनवरी को ही रेंट पर जाता है। मगर 28 जनवरी ही क्यों? यह सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अमन ने फुर्ती से अपना दिमाग दौड़ाया और रेडियो के जरिए केस की असली बात को एक कहानी के रूप में अनाउंस किया। शो के कुछ 52 घंटों बाद अमन के पास एक कॉल आया। कॉल पर शालिनी बात कर रही थी। अमन ने शालिनी को शिमला मिलने बुलाया, जहां शालिनी ने उसे सारी बात बताई। दरअसल ताहिर और शालिनी ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। दोनों प्यार में थे। जब वे यहाँ आए तब ताहिर ने इस छोटे से हरशोगी में मकान नंबर 42 किराए पर लिया। उनकी जिंदगी खुशहाल थी। कम से कम शालिनी को तो ऐसा ही लगता था। कुछ समय बाद जब ताहिर के जिस्म पर जलने के निशान उभरने लगे, शालिनी ने ताहिर से पूछा, ये जली हुई स्किन, ये सिंबल, ये क्या है? रोज उसके जिस्म पर एक नया निशान होता, अजीब से तांत्रिक सिंबल। शालिनी को कई बार लगता ताहिर रात में कहीं जाता है, मगर पूछने पर कुछ नहीं बताता। आखिर एक रात शालिनी ने ताहिर का पीछा किया और पीछे पीछे वह तहखाने तक पहुंची। पत्थर की सीढ़ियां, बदबूदार हवा, जहां जल रही थी सिर्फ एक लालटेन, उसकी कांपती रोशनी से लहराता हुआ अंधेरा दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रहा था। लग रहा था मानो उस तहखाने में कई आत्माएं कैद हैं। तहखाने की जमीन पर काले सिंदूर और पीली हल्दी से एक अशुभ काली यंत्र रेखा बनाई गई थी।
उसके केंद्र में था एक मांस चक्र। ये मांस चक्र गोश्त, हड्डियों और सूखी लाल पत्तियों से बना एक भयानक बलिमंद था। उसके चारों ओर 7 काले दिए जल रहे थे, जिनकी लौ बिना हवा के ही कांप रही थी। और चक्र के ठीक सामने रखी थी एक काली मूर्ति, 3 आंखें, सिर पर सांपों का मुकुट, खुला मुंह। मूर्ति की आंखों में सिंदूर भरा था और उसके होंठों पर लगा था सूखा हुआ खून। ताहिर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके माथे पर तांत्रिक निशान, आंखों में पागलपन। उसके होंठ लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। तमसो देवाय नमः, मम यज्ञे आगच्छ स्वाहा, क्रीं क्रीं कालजुन्नाय नमः, रक्तस्य पिपासुर भूत्वा ममावाहि। ये सब देखकर शालिनी के तो होश ही उड़ गए। उसने डर के साथ चिल्लाया, ताहिर, क्या है ये सब? ताहिर शालिनी को देखते ही परेशान हो गया। उसने शालिनी को समझाने की कोशिश की, ये सब कुछ नहीं, बस छोटी सी पूजा है। ताहिर के बार बार कहने पर भी जब शालिनी तहखाने से बाहर जाने को रेडी नहीं हुई, ताहिर ने उसे बताया, 3 दिन बाद मैं तुम्हारी बलि देने वाला था, लेकिन तुमने यहाँ आकर सब गड़बड़ कर दिया। क्योंकि अब तुमको सब पता लग ही गया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। शालिनी ने बताया कि वह मुझे बार बार कोई मंत्र दोहराने के लिए कह रहा था। ताहिर और शालिनी के बीच हुई छीना झपटी में शालिनी के हाथ में मूर्ति के पीछे रखा त्रिशूल आ गया। अपनी जान बचाने की कोशिश में त्रिशूल शालिनी के हाथों ताहिर की पीठ में जा लगा। घायल ताहिर को तहखाने में बंद करके शालिनी अन्न बजाकर वहां से भाग निकली। शालिनी की बात सुनकर अब अमन भी डर गया। उसने शालिनी को शांत किया और हिम्मत जुटाकर उसे अपने साथ शोगी चलने को कहता है। शालिनी आने के लिए मना करती है। तब अमन शालिनी को नीता के बारे में बताता है और कहता है, मैं नीता से बहुत प्यार करता हूं और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है आप बिल्कुल भी मत डरिए। मैंने एक तांत्रिक से बात की है, वो हमारे साथ ही रहेंगे। तांत्रिक ने पहले भी लोगों को ऐसी चीजों से निकाला है। प्लीज शालिनी जी, मेरी नीता को अब सिर्फ आप ही बचा सकती है। अमन की आंखें और नीता के लिए उसका प्यार देखकर शालिनी ने चलने के लिए हामी भर दी। क्योंकि तांत्रिक भी साथ था, इसीलिए शालिनी को भरोसा था उसे कुछ नहीं होगा। मगर कौन ही जानता था कि ये सारी बातें मौत के मुहाने पर खड़ी एक साजिश है। शालिनी कांपती हुई उस अंधेरे तहखाने में अमन और उस तांत्रिक के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी सांसें तेज थीं। नीता ऊपर थी। वो अभी भी यही मान रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी मानसिक बीमारी यानी स्लीप पैरालिसिस का असर है। शालिनी, डरो मत, बस 1 घंटे में हम इस मेज से बाहर होंगे। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। अचानक मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी चमकी। तहखाने का तापमान गिर गया। जैसे ही मंत्र तेज हुए, हवा खुद ब खुद जमीन पर पड़े दियों को बुझाने लगी। तभी मांस चक्र के बीच रखी खोपड़ी अपने आप हिलने लगी। शालिनी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी थी। तभी तांत्रिक शालिनी से कहता है, मांस चक्र के बीच रखी उस खोपड़ी को उठाकर अपनी गोद में रखो और उसी जगह पर बैठ जाओ। शालिनी कंफ्यूज थी। उसने पूछा, क्यों? मैं तो आपको बस तहखाने तक लेकर आने वाली थी, फिर ये चक्र के बीच में ये सब क्या है? अमन, शालिनी, डरो मत, बस इस चक्र के बीच में ही तो बैठना है। तांत्रिक भी कहता है, बहन, सवाल मत पूछो, अगर बचना है तो जैसे कहा जा रहा है वैसे ही करो। शालिनी ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी अमन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। इतनी दूर आके मना कर रही हो? चक्र के बीच में तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा शालिनी भाभी। शालिनी की आंखों में डर समा गया। तो तुम और ये भाभी। शालिनी सन्न थी। तुम्हें क्या लगा था शालिनी भाभी? तुम मेरे भाई को मार दोगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। पहले मैं तुझसे अपने भाई का बदला लूंगा और फिर नीता के जरिए उसकी अधूरी तपस्या पूरी करूंगा। अमन शालिनी को जबरदस्ती जंजीर से बांध देता है
तहखाने में हो रही झड़प और चिल्लाहट की आवाजें गूंज रही थी, जिसे सुनकर नीता भी तहखाने की ओर आ जाती है और सीढ़ियों पर छुपकर सारी बातें सुन लेती है। आज ताहिर भाई का बदला पूरा होगा। सबसे पहले तुम्हारी बलि चढ़ेगी शालिनी, फिर नीता के जरिए जिन्न का बच्चा पैदा होगा और सारी तांत्रिक शक्तियां हमारी होंगी। शालिनी के गले पर वहीं त्रिशूल रखकर उसे एक मंत्र दोहराने के लिए कहता है। रुक जाओ अमन, क्या है ये सब? तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? हमारा प्यार, ये शादी, सब झूठ? मुझसे जिन्न का बच्चा? मतलब ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, ये सब तुम? छी! नीता को कन्विंस करने की कोशिश करता, ये सच नहीं है। तुम्हें पता है, यू आर माई ऑक्सीजन। मैं तो ये सब करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। नीता, ये सब इस औरत का किया धरा है। यही मुझे बहका रही थी, यही हमें अलग भी करना चाहती है। इसीलिए देखो, मैंने इसे पकड़ा है, बांध भी दिया, और अब मैं इसको मार दूंगा, फिर हमारे बीच कोई नहीं होगा बेबी। ट्रस्ट मी, मैं ये सब हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, इसने तो इसके पति को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया था इसने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आई ट्रस्ट यू। अगर ये औरत हमें अलग करने की कोशिश कर रही है तो इसे मैं मारूंगा। नीता की आंखों में अलग सा पागलपन झलक रहा था। नीता अमन के हाथों से त्रिशूल लेकर शालिनी की ओर बढ़ती है। रुको नीता, पहले शालिनी को ये मंत्र तो दोहराने दो, इससे इसे मुक्ति मिल जाएगी। कौन सा मंत्र? अमन स्तब्ध था और नहीं जानता था कि इस खेल में वह एक मोहरा है, ना कि मास्टरमाइंड। अमन मंत्र उच्चारगाय स्वाहा मम शरीरं मांसं प्राणन्ते समर्पयामि। जैसे ही अमन मंत्र उच्चारण करता है, नीता अमन की पीठ पर त्रिशूल से वार कर देती है। एक बार, दो बार, अमन वहीं गिर पड़ा। उसका खून उस तांत्रिक चक्र को भिगोता हुआ बह रहा था। नीता अमन के खून से सने उस त्रिशूल को वापस मूर्ति के साइड में रख देती है। नीता, शालिनी और तांत्रिक अमन को वहीं छोड़कर तहखाना बंद करके वहां से निकल जाती है। शालिनी और नीता पीछे मुड़कर मकान को देखती है। बंद खिड़कियां, चुप दीवारें और वो तांत्रिक चक्र जो अभी भी गीला था। अब क्या? अब ये मकान फिर से इंतजार करेगा, एक और ताहिर जैसे अमन का। करने ये चकपूरा, क्योंकि कभी कभी कुछ मकान खाली नहीं होते, बस चुपचाप इंतजार करते हैं अगली कुर्बानी का। Like, comment, and subscribe for more content.